बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूल मलिक। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले चुकी है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ये 2 माह तक जंग जारी रह सकती है और इतना जंगी साजो सामान है कि अमेरिका को इस हवाले से किसी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईरान ने भी वाज़े कर दिया कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई आँच नहीं आने देगा। ईरान ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात की बात करनी है तो उन लोगों से की जाए जिन्होंने जंग का आगाज़ किया है। क्या दुनिया में कोई आगे बढ़ के इस जंग को रोकने के लिए सालसी का किरदार अदा कर सकता है? क्या मशरिक़ वस्ता में ये फैलने वाली जंग मज़ीद आगे बढ़ेगी और कई और ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है? फिर अरब ईरान की जंग की बात की जा रही है कि अरबों ने जो इस वक्त ईरान ने हमले किए अरब ममालिक के ऊपर, उसकी वजह से कशीदगी अब अरब और ईरान के माबैन पाई जाती है। इसका हल कैसे निकलेगा? पाकिस्तान का किरदार क्या है? पाकिस्तान की अपोजिशन को बुलाया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इजलास की सदारत की, लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन की बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की। उनका कहना यह था कि जब सारे मामला तय कर लिए गए बगैर किसी मुशावरत के, तो फिर इस इजलास में बुलाने की हमें ज़रूरत क्या है? और फिर जिसकी तरफ से हमने सारी मुशावरत इजाज़त लेनी है या बातचीत करनी है, वो हमारे लीडर इमरान खान साहब जेल में हैं। गोया हमारे यहाँ भी इस किस्म की आवाज़ें उठती हैं कि जब कोई कौमी मसला दरपेश हो तो उस पर सियासतदान अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं और किसी कौमी इशूज़ के ऊपर भी इत्तेफाक राय हमें देखने को मिलता नहीं है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा और साथ ही देखेंगे कि इस वक्त जो धमकी लगाई जा रही है आप नाए हरमुज़ के हवाले से कि हम एक बूंद तेल भी नहीं गुजरने देंगे, क्या दुनिया को एक नए क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा? मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर जनाब कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दिफाई तज़कियाकार और साबिक़ निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि जंग की तौलत की बातें की जा रही हैं कि 2 माह तक जंग जारी रहेगी, अमेरिका खबरदार कर रहा है कि उसके पास बड़ा जंगी साजो सामान मौजूद है, ईरान भी डट कर खड़ा है, ईरान ने जिस किस्म के मिज़ाइल हमले किए हैं तल अबीब के अंदर, उससे भी बड़ी जो है वो तबाही का मंजर देखा जा सकता है। मामलात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं? कोई सालसी होगी, कोई दरमियान में कोई ऐसा माहौल बन सकेगा, बातचीत शुरू हो जाए? बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती है। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ब्रिगेडियर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तो हम ये बातें कर रहे हैं कि जंग का क्या बनेगा, लेकिन अमेरिकी लीडरशिप जो है वो कंफ्यूज है। पहले पता चला जी कि 5 दिन की जंग है, फिर कहा जी 4 हफ्ते की है, फिर कहा जी 8 हफ्तों की हो जाएगी, अभी कुछ लोगों का कहना है सितंबर तक चलेगी। और अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए और फिर जाके हम जो है इनके साथ बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अनकंडीशनल सरेंडर जो है वो कैसे होगा? कैसे ईरानी लोग जो है ये बर्दाश्त करेंगे कि उनके मुल्क के अंदर कोई और मुल्क का जो बंदा है, सदर वजीर आजम जो है, उनके मुल्क में किसी को नॉमिनेट करे कि जी ये अब हुकूमत चलाएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। रही बात जंग की कि हो क्या रहा है, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि कोई $50 अरब जो है वो डिफेंस डिपार्टमेंट मजीद ले रहा है इस चक्कर में कि जी ईरान का मुकाबला करना है। जो इंटरसेप्ट करने वाला जो इक्विपमेंट है वो कम पड़ रहा है। मजे की बात ये भी है कि ये तो कहा जा रहा है कि ईरान के ड्रोन सस्ते हैं, हमारे इंटरसेप्टर्स महंगे हैं। अमेरिका जो इंटरसेप्टर्स बड़ा बनाता है वो 6-7 बनाता है महीने के। सवाल ये भी पैदा होता है कि इतना ज्यादा असला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं मिल रहे। और अभी CNN की जो रिपोर्टिंग फ्रॉम ईरान के अंदर से हो रही है वो कह रहे हैं जी लाइफ बड़ी नॉर्मल है, यहाँ पे कोई सप्लाई चेन का मसला नहीं है, तेल भी है, गाड़ियां भी हैं, लोगों का खाना पानी हर चीज यहाँ पे ईरान के शहरों में मिल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ट्रंप साहब जो है वो ये समझ रहे थे कि हम जाएंगे और रजीम चेंज हो जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर बात चली जी कुर्दों को इंगेज कर देंगे, वो कुर्दों ने कहा जी कि सॉरी वी आर नॉट हायर्ड गन्स, हम ऐसे नहीं कर सकते। ईरान की कैपेबिलिटी भी है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये जंग को लंबा करेंगे
तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का नुकसान होगा। और सबसे बढ़ के अब तो अरब ममालिक परेशान है। अब तो कतर की लीडरशिप ने ये कह दिया है कि इस जंग को बंद करें, वरना पूरी दुनिया में तेल की किल्लत हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। और आखिरी बात बताता चलूं जी जी कि अमेरिकी सदर ने इंडिया को ये कहा है कि वो 1 महीने के लिए रशिया से तेल खरीद लें। हालांकि आपको पता है कि पिछले महीने ही फरवरी के अंदर ही इंडिया और अमेरिका की डील हुई थी और अमेरिका ने मना किया था आप रशिया से तेल ना खरीदे। एक तो नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी इंसल्ट है कि जब मर्जी उनको कहते हैं तेल मत खरीदो, जब मर्जी कहते हैं तेल खरीद लो। तो लगता ये है कि ये जंग लंबी है। ट्रंप साहब जो है वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहते हैं। और आखिरी पॉइंट, जी जी अनपॉपुलर लग रहे हैं इस फैसले से। यही वजह है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो व्हाइट हाउस में पहुंच गई, ओवल ऑफिस में, और वो ट्रंप साहब को दुआएं दे रही है। तो वो अपनी जो रिलीजियस कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसको, जो फेथ बेस्ड कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उसको जो है वो पिच कर रहे हैं कि देखिए मैं जो जंग लड़ रहा हूं, जो मेरी फौज जंग लड़ रही है, ये बिल्कुल ठीक जंग है और हमारा साथ दें। तो लगता है अनपॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस तरह के हर सवाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हर्ष नवाज साहब, चीन का सालसी के लिए जो नुमाइंदा खुसूसी भेजने का जो ऐलान हुआ है, इससे कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्या चीन सालसी का किरदार अदा कर सकेगा और क्या पाकिस्तान भी ये किरदार अदा कर सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान, चाइना पहले ही बैकडोर डिप्लोमेसी से ये ईरान से भी और अमेरिका भी टच होंगे, साथ तुर्की भी है। ये ममालिक जरूर करें बिकॉज देर खार ये नहीं, और इनको इस रीजन में बड़ा फर्क भी पड़ता है। दैट इज द रीजन कि ये जरूर कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ बात यह है कि अमेरिकन ने एक मिस कैलकुलेशन की है और इनको ट्रैप जो किया है नेतन्याहू ने की है, गलत रिपोर्टिंग करके ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा, 10 दिन में बना लेगा, 15 दिन में बना लेगा, अटैक कर दो। जबकि बात यह है कि अमेरिकन सेनेट ने भी ये बात की है कि आप बताएं आपको क्या थ्रेट, हमें ये थ्रेट है, अमेरिका को थ्रेट है। अमेरिका को थ्रेट कैसे है? नंबर 2, आपने जून में कहा कि हमने ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स हमने न्यूट्रलाइज कर दी। दे हैव नो कैपेबिलिटी। आप 6 महीने के बाद कह रहे हैं जी वो ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। फिर उन्होंने ये पूछा आपसे कि आपकी एंड टर्न जो एंड स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या है? इनके पास वो भी कोई नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने गुजरे हैं कि चीन, दे न्यू द हिस्ट्री ऑफ ईरान। उन्होंने किसी ने ईरान पे हमला करने की कोशिश नहीं की। ये प्रेसिडेंट अमेरिका में ही लेस विजनरी लीडर नहीं है, फिर ये बिजनेसमैन है। बात जल्दी किसी के कच्चे कान है जिसके मर्जी समझ लेते हैं, उसने इनको ब्लैकमेल किया है। तो बाकी नेतन्याहू ने और उन्होंने जाके अटैक सोचे समझे बगैर के इसके इकोनॉमिक फैक्टर क्या होंगे, अरब ममालिक को क्या इफेक्ट होगा, हमारे रीजन को क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा। ही डिड नॉट रियलाइज। मैं तो हैरान हूँ कि इस तरीके से एक सुपर पावर एक्ट कर रही है और उसके बाद ये नहीं रियलाइज किया कि जो ईरान ने हमेशा के हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद करेंगे, एक बूंद 1 लीटर तेल नहीं जाने देंगे। अब ये उन्होंने ठीक है जहाज से डुबो दिए, बट देन दे हैव आपके पास अनमैन्ड, उनके पास फास्ट मूविंग बोट्स हैं, मिसाइल बोट्स। उनके पास एक और मिसाइल कंपनी है पूरी बोट्स की, फास्ट छोटे बोट्स की, जो कि जाके किसी भी शिप को तबाह कर सकते हैं। जितना मर्जी अमेरिकन में कहे हम प्रोटेक्शन देंगे करेंगे, और नोबडी इन द वर्ल्ड जिनकी शिप कंपनी के ओनर वो दे डोंट टेक एनी रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी 0.25 से लेके 5% पे चली गई है, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आज से 2-3 हफ्ते के बाद जब ये ऑयल की शॉर्टेज होगी, गैस की कितर की वजह से होगी, तो ये कितने क्राइसिस होंगे। इवन रशिया ने कहा कि मैं भी गैस निकालनी बंद करूं, तो वो उससे ओवरऑल यूरोप को फर्क पड़ेगा, यूरोप में क्राइसिस हो जाएंगे। एंड सी द सिचुएशन, द वर्ल्ड इज गेटिंग वेरी अनॉयड विद अमेरिका एंड ट्रम्प। इवन ये आपके यूरोपियन यूनियन भी नाराज है, अरब कंट्रीज भी नाराज है, हमारा रीजन में नाराज है। जस्ट सी देयर अलोन द होल नोबडी सपोर्टिंग देम। इसलिए इस वक्त ईरान इज इन द हाई मॉरल ग्राउंड, और ईरान के पास इतने मिसाइल उन्होंने बनाए, उनको पता था कि एक दिन आना है उनके साथ। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी मिसाइल की और ड्रोन्स की, और सस्ते ड्रोन्स वर्सेस पैट्रियट जो उनका इंटरसेप्टर है $1 बिलियन का एक है। एक ड्रोन के ऊपर 2-3 फायर करते हैं, मतलब $3 मिलियन का खर्च होता है एक इनके ड्रोन के ऊपर। तो ये डिफरेंस इनको प्रॉब्लम आ रही है, सारा अरब इनसे नाराज हो। ठीक है हर्ष नवाज साहब, एक ब्रेक ले लें, हम क्वेश्चन ब्रेक वापस ले आएंगे तो उस पर बात करेंगे। जो इस वक्त मुश्तबा खामना ई जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त ईरान के,
उनके बारे में अमेरिका कह रहा है जी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका अगर वहाँ पे जो है रजीम चेंज भी नहीं कर सका और अगर सुप्रीम लीडर को मानता नहीं है तो क्या उसे भी टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। कमर चीमर साहब, हमने भी ईरान में बातचीत की, वहाँ पब्लिक जो लोग इस वक्त मौजूद है वो कहते हैं जी हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, ना खाने पीने की अशिया का कोई मसला है, ना महंगाई का इतना बड़ा मसला है जो जिसको पोर्ट्रे किया गया पूरी दुनिया के अंदर। दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुज्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त ईरान के, उनको भी अमेरिका कह रहा है जी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, रजीम चेंज वो कर नहीं सका, और इन हमलों के बाद ख़ासतौर पर सुप्रीम जो उनके लीडरशिप है उसकी शहादत के बाद तो ईरानी ज़्यादा मुत्तहिद होते हुए नज़र आते हैं। पहले के इख्तलाफात अगर थोड़े बहुत थे तो बज़ाहिर वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि ईरानी कौम इन हमलों के बाद ज़्यादा मुत्तहिद हुई है। देखिए, जाहिर बात है जब भी आपको बाहर से कोई खतरा आता है तो आप अपने जो मसले होते हैं वो साइड पे कर देते हैं। और देखें, आज के ज़माने में इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जब आपके पास इंटरनेशनल लॉ मौजूद हो, यूएन चार्टर हो, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो, और एक अनप्रोवोक्ड वॉर, एक ऐसी वॉर जिसकी कोई अननेसेसरी वॉर। अब आप बर्तानिया में देखें, MI6 की अगले दिन मैं इंटरव्यू उनके फॉर्मर लीडर का सुन रहा था, वो कह रहे थे अननेसेसरी वॉर है। अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें कोई समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन कांग्रेस ये कह रही है कि जो ब्रीफिंग हमें सेक्रेटरी डिफेंस एंड सेक्रेटरी स्टेट ने दी है हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये इनका मकसद क्या है वहां जाने पे। अभी कह रहे हैं कि हमारे सामने सरेंडर करो। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? यूएन चार्टर तो ये कहता है कि अगर आप एक सॉवरन मुल्क हैं और आप यूएन के मेंबर हैं तो आपकी सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन की जाएगी। ये थोड़ा ही होता है कि आपको कोई दुनिया का पावरफुल मुल्क जिसकी फौज बड़ी हो वो दूसरे को कहे कि तुम मेरे सामने सरेंडर करो, और किस बुनियाद पे करें, जबकि ब्रिटानिया इसमें ज्वाइन नहीं कर रहा। फ्रांस कह रहा है, जो स्पेन ने कहा है ये गलत है, यूरोपियन यूनियन इसमें उनका साथ नहीं दे रही। तो मुझे बताएं ऐसे कैसे चल सकता है कि ये आप किसी भी मुल्क के अंदर घुस जाएं और उसमें कहें कि जी आप मुझे इस मुल्क के अंदर एक नया वजीर आजम लेके आना है, नया सदर लेके आना है। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन लार्जली जो रीजंस है ना मलिक साहब, रीजंस में सबसे बड़ी रीजन ये है कि क्योंकि ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में हुकूमत चेंज कर ली तो वो समझते हैं कि उनका मोरल बहुत हाई है कि मैं यहाँ भी कर लूंगा। दूसरी तीसरी चीज ये भी है कि मलिक साहब इसी महीने की आखिरी तारीख को 31 मार्च को ट्रंप साहब जा रहे हैं चाइना, और उन्होंने 3-4 दिन वहां रहना है। और वो समझते हैं कि चाइना जो है वो 2 मुल्कों से बहुत ज्यादा तेल लेता था, एक वेनेजुएला और दूसरा जो है ईरान। तो अमेरिकी लीडरशिप ये समझती है कि हमें किसी ना किसी तरीके से चाइना को ये एनर्जी डिनाई करनी है, क्योंकि पहले इन्होंने लगाए टैरिफ, वो काम नहीं किए चाइना के ऊपर। अब वो समझते हैं कि चाइना की ग्रोथ रोकने का एक तरीका ये हो सकता है कि अब वेनेजुएला से फॉर एग्जांपल वो तेल ले रहे हैं $40 पर बैरल, और अब इंडिया को, बाकी दुनिया को वो बेचेंगे 85-90। तो वो समझते हैं कि हम वहां से तेल लेके आगे बेचेंगे, हम कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे मुल्कों की पॉलिटिक्स को और उनके राइज को रोकना है। सो ये जो सवाल है ना सारे का सारा, ये सवाल है बेसिकली सुप्रीमेसी का। सो फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लेके जानी है। तो शायद ट्रंप साहब समझते हैं जब मैं शी जिनपिंग के सामने जाऊं तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूं और उनके ऊपर टफ नेगोशिएट कर सकूं। मुझे ये नजर आता है शायद इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है और वॉर को भी लंबा किया जा रहा है। लेकिन चीमर साहब, क्या क़यादत का बहरान पैदा हो सकता है ईरान के अंदर? देखिए, मेरी बात सुने, अगर क़यादत का बहरान पैदा हो भी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो मलिक साहब बाहर से तो कोई बंदा आके उसको फिल नहीं कर सकता। अगर हो भी जाए, कौन होगा जो कहेगा कि जी ठीक है, हमारे जो खामनेई साहब हैं उनकी शहादत हो गई, हमारे सुप्रीम लीडर थे, पिछले आप देखें ना कि 30-40 साल से वो बैठे हुए थे, जी उनको शहीद कर दिया, अब हम जो है वो फलां बंदे को करें। मतलब ये तो नहीं, कोई भी नहीं करता। और खास तौर पे ईरान एक सिविलाइजेशन है, उसकी एक हिस्ट्री है, वो कॉलोनाइज नहीं हुए वो आज तक, उनका माइंडसेट अलग है। आप उनको इस तरह एंगेज नहीं कर सकते जिस तरह कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनल ऐसी ऑप्शन होगी। और दूसरी बात यह है कि जो IRGC या ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसका काम क्या है? उसका काम है जो आइडियोलॉजी या रेवोल्यूशन की उसको प्रोटेक्ट करना है। ये फौज की जिम्मेदारी नहीं है ईरान की। सो वो IRGC जो कि डायरेक्ट आयतुल्लाह खामनेई के नीचे काम करती है, वो इस आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि ईरान के अंदर समझा जाता था कि आर्मी जो है हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए। IRGC कॉम्प्रोमाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि जी वो किसी को नॉमिनेट कर दें।
इरानियंस ही फैसला करेंगे आज या कल। ब्रिगेडियर साहब, ये भी खबरें हैं कि मशरिक़ वस्ता में इतना दिफाई साजो सामान अमेरिका ने बेचा, अब अगर वो ख़त्म होता है तो अमेरिका को मज़ीद एक मार्केट मिली है अपने असले को बेचने के लिए, दिफाई साजो सामान को बेचने के लिए। क्या यही स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है? मुझे ये बताएं कि उनको किसने प्रोटेक्शन किया? ये तो छोड़ के चले गए हैं, जो अड्डे थे वहां पर छोड़ दिए, बाकी सारे के सारे वो जाके वहां पर बैठ गए आराम से। इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि अब मेरे ख्याल में $3.3 ट्रिलियन कॉन्ट्रैक्ट किए थे, वो भी कैंसिल कर देंगे। दे माइट हैव टू लुक सम अदर डायरेक्शंस। चाइना है, रशिया है, वो देव से कि हम तो इन्होंने अबंडन कर दिया है, आप अपने ट्रूप्स को निकाल के ले गए, हम खुदा हमें रहमो करम पे अल्लाह पे छोड़ दिया, आप जाके अपने और हम जो ये लड़े हमारे नुकसान भी हो रहे हैं, बेसिस में हमारी एम्बेरस भी हो रही है, और अमेरिका छोड़ के चला गया। इसलिए अब वो बजाय कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के चक्कर में बैठे हैं। दे फील के ना कतर करेगा, ना सऊदी अरब करेगा, ना और करेगा, सब चीजें छोड़ के वो उनकी डायरेक्शन बदल रही है। माइट बी टुवर्ड्स इस्लामिक एक ब्लॉक बनाते हैं, या वो चाइना की तरफ देखते हैं, रशिया की तरफ देखते हैं, जो कि ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं। अमेरिकन तो अपना लड़ाई कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ दिया है। तो ये बड़े एक डिफरेंट सिनेरियो बन गया। इसलिए अब उनको रियलाइजेशन भी हो गई कि इन्होंने जान की लड़ाई करने के लिए, जो ईरान और सऊदी क्लोज विद चाइना पाकिस्तान दोस्ती कराई थी, अब वो जान की लड़ाई करा दी ताकि दोबारा उसी तरह दूर हो जाए और दोबारा नफरत बढ़नी शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, पाकिस्तान का स्टांस तो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन पाकिस्तान मुश्किल में है क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जो उसका एक इम्पैक्ट मौजूद है कि हमारा मुआहदा है उनके साथ, दिफाई मुआहदा। इन हालात में अगर सऊदी अरब के ऊपर भी अगर इस किस्म के जो है हालात पैदा होते हैं, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें जो खतरा है ना, वो ये नहीं है कि सऊदी अरब और ईरान के हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने जो है वो ईरान और सऊदी अरब की बात करवाई और सऊदी अरब की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसीलिए सबसे कम जो हमले हैं वो सऊदी अरब पे हो रहे हैं, और वो भी क्योंकि अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे कर रहे हैं। तो ईरान समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और जहां जहां पे हम कर सकते हैं अटैक तो वो कर रहे हैं। पहली बात, देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है और हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चीजें मैनेज कर सकते हैं। हमारे लिए ये प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमारी ग्रोथ में कोई फर्क ना पड़े। हमारे लिए प्रॉब्लम है कि जो हमारे डियास्पोरा मिडल ईस्ट के अंदर, वो अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता, वो जॉब्स करते हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं, उनके नुकसानात हो सकते हैं। हमें 38-40 अरब डॉलर रेमिटेंस आती है, जिसमें से सिर्फ 12-18-20 अरब डॉलर तो सिर्फ 2 मुल्कों से आती है, यूएई सऊदी अरब से आती है। तो हमारे लिए ये चैलेंजेस बड़े हैं जिससे हमारी सोसाइटल सिक्योरिटी के यहाँ मसले बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ज्यादा फोकस उस पर करना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है डिप्लोमेसी के ऊपर हम अच्छे हैं, अच्छा काम भी किया और चीजें बेहतर हों। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, सऊदी अरब की जानिब से यकीन दाने की कुछ खबरें हैं कि हमें जो है वो एनर्जी का क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा, सऊदी अरब सपोर्ट करेगा इन हालात में। देखिए, र्यूमर्स हैं और मेरे ख्याल में यहाँ तक र्यूमर्स है कि ईरान ने भी कहा कि ठीक है, हम चाइना को और पाकिस्तान को जो ऑयल सप्लाई आती है गैस की भी, और उसकी हम इसको नहीं करेंगे, बट इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट। कोई और रूट अगर इस्तेमाल करते हैं तो कर लें यहाँ से। तो इसलिए कि 100 शिफ्ट की लाइन लगी हुई है। अब कैसे निकलेंगे, कैसे आएंगे, कैसे उनको पीछे करेंगे, दूसरों को आगे करेंगे, इट इज वेरी ट्रिकी। बट अगर हो तो इट इज वेरी गुड। पाकिस्तान के लिए बहुत ही सीरियस सिचुएशन है इकोनॉमिक। अभी आपके सामने पेट्रोल पंप लाइनें लग गई हैं, लोगों में पैनिक पड़ गई है। ये हालात पाकिस्तान कांट अफोर्ड। ये लगता ही कि 1-2-3 दिन में मुझे लगता है 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। और ये आप सोच रहे हैं कितना बड़ा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हर जगह पर इसको कितना इफेक्ट होगा। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि इसके लिए पूरी वर्ल्ड को पूरा जोर लगाना चाहिए कि जितनी जल्दी सीज़फायर हो जाए उतना ही पूरी वर्ल्ड के लिए बेहतर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और जनाब कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हॉकी के मैदानों में जहाँ कभी हम राज किया करते थे, एक बार फिर हॉकी पाकिस्तान के अंदर जो है मजबूत होता हुआ खेल दिखाई देता है। इस बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बड़ा खुश आइंद है। नतीजा क्या निकलेगा इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद आपको लिए चलते हैं इजिप्ट, जहाँ पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच जुनैद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। हॉकी एक ज़माने में पाकिस्तान की टीम बड़ी ही शानदार हुआ करती थी। हमने हॉकी के मैदानों पर राज किया है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है हॉकी के ग्राउंड्स की तरफ देख रही होती थी जब भी कभी मैच होता था।
फिर कमर्शियलिज्म बहुत आगे आ गया, क्रिकेट के मैदान सज गए, हॉकी में हम पीछे चले गए। लेकिन अब हॉकी की टीम एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। एक बेहतरीन और सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने ये क्वालिफाई किया है। जुनैद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच भी हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई किया। आप क्या समझते हैं, हॉकी के मैदान या हॉकी की खुशियाँ पाकिस्तानियों की तरफ फिर से लौट रही हैं? जी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जी ये आज पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत मुबारक दिन है। वैसे भी रमज़ान का महीना है, जुमे का दिन है। अल्लाह पाक ने ऐसे दिन पाकिस्तान को इज़्ज़त अता फरमाई है कि अल्लाह की रहमत से अब ये पाकिस्तान की इज़्ज़त आगे चलती रहेगी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा ग्रुप है जो प्लेयर्स का, इनमें फाइटिंग स्पिरिट है। ये प्लान को एग्जीक्यूट करने की भरपूर कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर में रहते हैं, डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको अगर प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट में मजीद तरबियत मिल गई तो इंशाल्लाह दुनिया की किसी टीम के साथ भी ये खेल सकते हैं। खास साहब, फाइनल के हवाले से कितने पुरुमीद हैं हमारे खिलाड़ी और आप? देखिए मैं समझता हूँ कि फाइनल डेफिनेटली हमारा इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड एक वर्ल्ड क्लास टीम है और हाई रैंक टीम है, लेकिन जिस तरह ये टीम प्रोग्रेस करती हुई आ रही है, विल ट्राई आवर बेस्ट एक क्लोज मैच हो और उसमें ये बच्चे जो हैं इमोशनल प्ले ना करें, फोर्स एरर ना करें, स्ट्रेस में ना खेलें। हमारी ये कोशिश होगी कि ये अपने पोटेंशियल पे खेलें और अपने स्ट्रक्चर पे खेलें। हाँ साहब, अभी मैं जो है वो मोहसिन नकवी साहब के एक स्टेटमेंट भी देख रहा था, बड़ी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, टीम की परफॉर्मेंस से भी मुतमिन हैं। हम हॉकी के मैदान में पीछे क्यों चले गए थे, आप वजह क्या समझते हैं? देखिए मैं समझता हूँ इसमें बेशुमार मुहरकात हैं, एक लंबी दास्तान है। इसको अगर वापस पाकिस्तान आके छेड़ेंगे तो बेहतर होगा। अभी मैं ये समझता हूँ कि हमें फ्यूचर की तरफ देखते हुए हॉकी के लिए चंद इकदाम करने चाहिए, जिनमें सबसे पहले इदारे बहाल होने चाहिए। ये एक रीजन है हॉकी के डाउनफॉल का। इसके अलावा हमारी एक जिस तरह PSL है, इस तरह की हॉकी लीग होनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनना चाहिए, प्लेयर्स को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए ताकि लोग हॉकी को एज ए फुल टाइम प्रोफेशन लेके ज्वाइन करें। अगर जॉब नहीं होंगे तो कोई हॉकी नहीं खेलेगा। तो ये चंद एक मैं समझता हूँ चीजें हैं, अगर इनको हम बहाल कर लें तो पाकिस्तान हॉकी कहीं नहीं गई, पाकिस्तान हॉकी फौरन वापस आ जाए। खास साहब, हमने देखा कि जब भी कोई बड़ा मुकाबला आता है क्रिकेट के मैदान में या हॉकी के मैदान में, हमारे लोग थोड़े से सहमे हुए होते हैं या किसी टेंशन का शिकार होते हैं। मौजूदा टीम के अगर खिलाड़ियों को आप सामने रखें, उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से और उनकी सलाहियत के लिहाज से, और क्या लगता है आपको, क्या कोई फाइनल का कोई हमारे ऊपर दबाव होगा? देखिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये टीम मैंने कहा प्रोग्रेस करती है, ये कोई दबाव नहीं होगा। ये प्लेयर अल्लाह की रहमत से बिल्कुल अपनी क्या कहते हैं पोटेंशियल पे खेलेंगे, स्ट्रक्चर पे खेलेंगे और दबाव के बगैर खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई दबाव नहीं होगा। और अगर टीम फिटनेस की बात की जाए खालिद साहब, तो देखिए फिटनेस आपके सामने है कि आखिरी 8 मिनट में 3 गोल करना, ये एक फिटनेस का मुंह बोलता सबूत है कि एक जापान जैसी टीम जो दुनिया की फिटेस्ट टीमों में गिनी जाती है, जिनकी फिटनेस लेवल, स्किल लेवल दुनिया की टॉप टीमें गिनते हैं दुनिया, तो उनके खिलाफ 3-1 डाउन होके 4-3 मैच को विन करना, ये प्लेयर्स की मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस और फिटनेस लेवल का मुंह बोलता सबूत है। साहब, अगर जापान के मैच का तज़किरा किया जाए तो बाज़ाहिर तो लग ये रहा था कि शायद हम ये मैच जीत नहीं पाएंगे, फिर एकदम पासा पलट गया। आपको भी उम्मीद ऐसी ही थी? देखिए जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक बिल्कुल उम्मीद रहती है। और प्लेयर्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मैं इन प्लेयर्स को माजी में भी जानता हूँ, इनके अंदर अल्लाह की रहमत से सलाहियत मौजूद है कि किसी वक्त भी कम बैक कर सकते हैं। जो मिस्टेक होती है इस पार्ट ऑफ द गेम, और उनको रिकवर करके लेवल करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जंग थी। आप देखें वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन थी और 3-1 डाउन होना, सेमीफाइनल का स्ट्रेस होना, और इन सब चीजों को देखते हुए हमारे प्लेयर्स ने कम बैक किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है।
खालिद साहब, अगर देखा जाए हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी फाइनल के लिए और इंग्लैंड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इसी तरीके से हमारी वीकनेस क्या है और इंग्लैंड की टीम की आपको वीकनेस कौन सी नजर आती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड इस वक्त दुनिया की टॉप रैंक टीम है और की क्वालिटी बहुत बेहतर है। इंग्लैंड टॉप 5 की टीम है इस वक्त और उनकी क्वालिटी की वजह से वो इस वक्त इस रैंक पे है। तो हमें इस वक्त जो देखना है कि जो उनकी स्पीड पासेस हैं, उनकी शिफ्टिंग है, उनका पेनल्टी कॉर्नर है और उनकी जो स्किल है इंडिविजुअल, हमें इन चीज़ों को मॉनिटर करके खेलना है। और ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स जो है, अगेन मैं कहूँगा कि इंडिविजुअल नहीं होंगे, इमोशनल प्ले नहीं करेंगे और पेनल्टी कॉर्नर की जो हमारी डिफेंस है हम उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली हमारा पेनल्टी कॉर्नर अच्छा है, हम चाहेंगे कि हम पेनल्टी कॉर्नर बनाएं, हम अच्छा प्ले करें, हम अपने बैलेंस में खेलें, स्ट्रक्चर में खेलें, पेनल्टी कॉर्नर मैन्युफैक्चर करके कोशिश करेंगे कि हम गोल करें। जुनैद खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जैसा कि आज खालिद साहब ने भी जिक्र किया, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस जो है वो महीना है और इस महीने में हॉकी टीम की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं और फिर फाइनल मुकाबले के हवाले से बड़े पुरुमीद भी हैं जुनैद ख्वाजा साहब। पूरी पाकिस्तान की कौम की जो है दुआएं और तमन्नाएं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हैं, क्योंकि हॉकी के मैदान आबाद हो रहे हैं। हॉकी की तरफ से जो हमें खुशियां मिला करती थी उसके दोबारा से मिलने के इम्कानात जो है वो पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। फाइनल अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो हॉकी की एक नई शुरुआत का आगाज़ होगा पाकिस्तान के अंदर। अलबत्ता जिस किस्म का जिक्र जो है, जिन बातों का ख्वाजा साहब ने किया कि इदारे बहाल होने चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और हॉकी को भी उसी तरीके से हुकूमत की सपोर्ट होनी चाहिए जैसा कि हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, PSL होती है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में भी हॉकी लीग होगी तो उससे हॉकी के मैदान जो है दोबारा से आबाद होंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें उन ज़िला की दूर दराज के इलाकों में जहाँ हॉकी के बड़े बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे, वहाँ ग्राउंड्स हुआ करती थी, वहाँ जहाँ हॉकी मैचेस खेले जाते थे और वहाँ से टीम में लोग आगे बढ़ के आते थे। अगर हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो दे और हमारे जो ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं कमर्शलिज्म की, तो हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि इश्तिहारात अगर दिए जाते हैं तो वो भी क्रिकेट के जो है मैचेस के लिए जो है दिए जाते हैं। हॉकी हो, फुटबॉल हो, इन खेलों को हमने नज़रअंदाज किया है, लेकिन इसकी तरफ दोबारा से हुकूमत को, प्राइवेट सेक्टर को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हॉकी के मैदान से भी हम खुशियाँ ला सकें पाकिस्तानी कौम के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।